हमारे समाज के समाज सुधारक, चिंतक और इस समाज के बदलाव के लिए जिन्होंने काम किया, चाहे वो सक्सेस भी हुए चाहे नहीं हुए, उनको नमन करता हूँ। मुझे बड़ी चिंता हुई कि ये जो कोरोना की बीमारी है, इसकी वजह से हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको खाने को रोटी मिलने लगी है, वो सारे मास्क लगा के घूम रहे हैं। और हम बहुत लंबे समय तक, जब तक वो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी तब तक तो मजबूरी थी, लेकिन जैसे वो थोड़ा उसमें ढिलाई हुई तो उसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, सब जगह हम लोग गए और वहाँ के अपने आदमी, 2 आदमी भी इकट्ठे नहीं होना चाहते। पंजाब में मैं गया तो वो 2 आदमी भी इकट्ठा नहीं होना चाहते, नहीं एक उसके पास चलते हैं फिर उसके पास चलते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये क्या बीमारी है? सवाल ये है, हमें ये देखना है ये कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर ये बीमारी इतनी खतरनाक होती तो मैं भी मर जाता। मैंने कभी मास्क नहीं लगाया, मैं केवल दिखाने के लिए रखता हूं। मैंने कभी मास्क नहीं लगाया और मैं कभी घर नहीं बैठा। जो हमारा गरीब आदमी है, वो कोई भी काम करता है तो उसके पास मास्क के पैसे नहीं है। अगर वो मास्क लगाएगा तो खा नहीं सकता। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था साधनों पे कब्जा करने की व्यवस्था है। जो हमारे आदमी के पास भी पैसा है, अगर वो 200 रुपया 400 रुपया कमा लेता है तो उससे मास्क का पैसा चाहिए, सैनिटाइजर का पैसा चाहिए, हैंड वॉश का पैसा चाहिए, क्योंकि वो एक आम आदमी का पैसा है और वो इंडस्ट्रियल हाउसेज है, उनको चाहिए। क्योंकि जब तक आम आदमी नहीं खरीदेगा तब तक उनका वो बिकेगा नहीं। कोई 2 महीने हो गए थे इसको, लॉकडाउन और ये जो प्रोसीजर इन्होंने चलाया, उसके बाद जैसे कोर्ट खुला तो उसमें रिक्वायरमेंट थी कि सैनिटाइजर रखो, हैंड वॉश रखो, तो दिखाने के लिए हम रखते थे। तो मैं एक दुकानदार से नॉर्मली सामान लेता हूँ, उसके पास गया, मैंने कहा यार ये दे दो। मेरे साहब आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तो मैंने कहा क्यों? बोले कुछ नहीं है, ये सब राजनीति है। मतलब वो दुकानदार आम आदमी है, उसका कोई हमारे मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी जिनको मिल गई है, उनको लगता आज ही मर जाएंगे अगर मास्क नहीं लगाया तो, आज ही लास्ट डे। लेकिन अगर मास्क लगाया तो मर जाएंगे, इसका उनको पता नहीं है। जो आप मास्क लगा के अगर ज्यादा टाइम रहते हैं तो इससे कैंसर होता है, ये एस्टेब्लिश साइंस है, लेकिन उसके बारे में कोई उनकी चिंता नहीं है, वो कोई सोचना नहीं चाहते। ये एक प्रिलिमिनरी उसकी इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा जो ये कोरोना है, ये 7वीं तरह का कोरोना है। पहली 4 तरह का जो कोरोना था उसका कोई ज्यादा डाटा डिटेल अवेलेबल नहीं है कि उसमें कितने लोग मरते थे। जो 5 नंबर का कोरोना होता था उसमें 34% लोग मरते थे, और जो 6 नंबर का था उसमें 11% लोग मरते थे। और ये 7 नंबर का, जिसको कोविड उन्होंने कह दिया, जिसके लिए सारी दुनिया बंद कर दी, और उसमें 0.1% फैटिलिटी रेट है, मतलब डेथ रेट 1000 में से 1 आदमी मरेगा। तो इसके लिए तो मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, मैं तैयार हूं। अब मैं अपने दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूं। हम मूल निवासी अधिकार की बात करते हैं। हमें संविधान में सब अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वो सब अधिकार दिए होने के बावजूद उनका रियलाइजेशन नहीं हो रहा। आप लोगों की जानकारी में है कि आजकल जो ये चल रहा है प्रोपेगेंडा कि भाई केस बढ़ गए हैं, वो क्योंकि फार्मर्स का यहाँ आंदोलन होने वाला है आज से,
उसके लिए उन्होंने ये प्रोपेगेंडा टीवी पे चला दिया। इधर जो वो एक कूड़े का ढेर है इस साइड में, यूपी से जब आप आते हैं, उसमें आग लगा दी तो सुबह शाम उससे धुआं हो जाता है बहुत ज्यादा। कहाँ तो पंजाब के फार्मर जलाते थे पराली, उसका बताते थे। अब वो कल दिखा रहे थे कि उसमें आग लगी बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये फार्मर्स वाला वो होने के लिए उन्होंने अपने लोगों से आग लगवा दी होगी उसमें। ये सब चीजें प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सब के पीछे जो बैकग्राउंड काम करती वो हम नहीं, उस एक्सटेंट तक हमें पहुंच नहीं है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, अगर आप मरने के लिए तैयार नहीं है तो आप जी नहीं सकते। जीने की पहली कंडीशन है कि आपको मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें बराबरी का अधिकार मिला, संविधान ने दिया, लेकिन शुरू से ही वो बराबरी का अधिकार हमें नहीं मिला। आज अगर आप एग्जिस्टिंग फिगर देखेंगे तो सर्विसेज में 9.5% के करीब शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन है और 9.5% के करीब ही बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन है और तकरीबन 4% शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन है। जो उन्होंने फिगर बनाई उसका डाटा है। ये 22-23% हो जाता, हम इसको 30% कर देते हैं। तो ये 30% को छोड़ के बाकी 70% लोग कौन है ये आपको पता है, ये उन्हीं के लोग हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण किया 10% का। इकोनॉमिक आधार पे जो आरक्षण किया उसमें कंडीशन ये है कि अगर वो 8 लाख रुपए कमा रहा है साल में तो उसको दिया जा सकता है। तो कितने लोग हैं जो 8 लाख रुपए कमा रहे हैं? जो ये बाकी जनता जो बच गई है 10% को छोड़ के, ये जो 90% लोग हैं, मुझे लगता है 90 से भी अब संख्या ये बढ़ गई होगी, क्योंकि ये जो डाटा है ये 1931 का डाटा है और 1931 के बाद जैसे जैसे पढ़ाई हुई है तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके घरों में बच्चे कम हैं, जो अनपढ़ हैं उनके घरों में बच्चे ज्यादा हैं। जैसे 50 साल पहले हमारे लोगों के यहाँ 5-6 बच्चे होना आम रिवाज था, लेकिन आज 1-2 बच्चा मिलता है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो बड़ी है, लेकिन हमारे लोग पढ़े लिखे उतने ज्यादा नहीं है, सर्विसेज में उतने ज्यादा नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको अगर हम नजदीक से देखें तो उनका रिप्रेजेंटेशन अगर उस समय 12% था तो वो 5-6% अब होगा और हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ा होगा। अभी मैं हाल में पंजाब का एक केस कर रहा था, तो पंजाब में 31.94% रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन जो है केवल शेड्यूल कास्ट का है और वहां कांग्रेस की सरकार है। पहले अकालियों की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार। अब वहां क्लास 3 क्लास 4 जो लोअर लेवल की पोस्ट है उसमें 20% रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है, जबकि होना अगर वो 32% है तो 1980 का जो सेंसस था उसके बाद से ये डाटा रिवाइज नहीं हुआ, तो उस समय भी 28% तो होगा ही, तो 20% देने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, 28% होना चाहिए। तो अगर वो 32% है तो उनको 32% भागीदारी मिलनी चाहिए। अब उसके अलावा दूसरा आप देखिए, अब ये जो उन्होंने किया उसके बाद वहां लार्ज स्केल जैसे रिजर्वेशन के जरिए हमारे लोग हायर पोजीशन में जाते थे। तो मैं ऐसा समझता हूं 90% जो लोग हैं, 90% लोग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं समाज के बारे में, जो हमारे लोग सर्विसेज में और दूसरी संस्थाओं में जाते हैं। लेकिन 10-5% हर समाज में अच्छे आदमी नहीं होते हैं, उनके भी सारे लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे भी सारे लोग अच्छे नहीं हैं। तो 10-5 ऐसे स्टेटस के वाले हैं, वो उनकी भाषा बोलते हैं, उनका विचार रखते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके बावजूद उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में एक बहुत बड़े पैमाने पर विचार चलाया कि भाई जो जैसे वाल्मीकि जातियां हैं इनका हिस्सा चमार खा गई। ये एक बहुत बड़े पैमाने पे आरएसएस ने प्रचारित किया और जिसकी वजह से 1975 से पंजाब में कैटेगराइजेशन है, आज से नहीं है, 1975 से। तो 25 और 20-45 साल हो गए। लेकिन वहां जो रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बताया वो रिप्रेजेंटेशन ये है कि भाई
32% की जगह 20% दे रहे हैं। तो किसी का भी हिस्सा खा लो, तुम्हारा पूरा नहीं पड़ सकता। चाहे वाल्मीकि चमार का खा लो या चमार वाल्मीकि के खा लो, जब तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन वो दे नहीं रहे तो पूरा नहीं पड़ सकता। तो ये हमारा जो बराबरी का अधिकार है, इसके बारे में हमारे लोगों की जो जनरल चर्चा है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आज हमारे सर्विसेज में जो लोग होते हैं, जो आज वो एलिजिबल हो जाता है, मान लो 1/1/2019 को एक आदमी एलिजिबल होता है और कोई अनरिजर्व कैटेगरी का आदमी एलिजिबल नहीं है, वो होगा 1/1/2023 को, तो वो 19 से 23 तक पोस्ट नहीं भरेंगे। पोस्ट भरी जाएगी तब जब वो 23 में उनका आदमी एलिजिबल हो जाएगा और इस आदमी के 4 साल वेस्ट हो जाएंगे। और ये सब सर्विसेज में ऐसा हो रहा है। जो हमारे समाज के लोग हैं वो ऐसा समझते हैं भाई जो नौकरी लग गए, जो पढ़ाई कर गए, वो हमारा काम नहीं कर रहे। ऐसे भी समाज में विचार मिलता है, क्योंकि अब पार्टी की तरफ से जब हम रूरल एरिया में जाते हैं तो ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि भैया उसको बेचारे को अपनी नौकरी बचानी मुश्किल हो रही हो, तुम्हारी मदद कहाँ से करें। पहले अलग जमाना था कि एक आदमी 4 आदमी को भर्ती भी करवा देता था, पढ़ा भी देता था। अब वो उन्होंने जिस तरह का सिस्टम किया, एक आदमी आप लोएस्ट पोस्ट आप ले लो सफाई कर्मचारी, उसमें 8,000 6,000 इतना पैसा मिलता है रिकॉर्ड में, चाहे वो जितना भी मिलता हो, पर उसको एक्चुअल कैरी होम सैलरी जो मिलती है 6,000 8,000 मिलता है। अगर यही नौकरी सरकारी नौकरी होती तो उसको मिलता 40,000 रुपये। काम वही कर रहा है और उसमें सिक्योरिटी होती, इसमें सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ये इतनी बड़ी जो डिस्पैरिटी पैदा हुई प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर जो हमारे लोग हैं वो इस प्राइवेटाइजेशन के भी फेवर में। मैं जैसे जनरल चर्चा जो सुनता हूँ, जनरल चर्चा जो होती है, वो उसको भी कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा होगा, उन्होंने देखो अब ये बहुत अच्छा कर दिया। वो ये नहीं सोचते कि इसकी जो भूमिका है वो तुम्हारे समाज के ऊपर क्या पड़ रही है। तुम्हें जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी नहीं मिल रही। जब भागीदारी तुम्हें नहीं मिलेगी तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, अपने पेरेंट्स का कैसे ध्यान रखोगे, क्योंकि पैसा चाहिए हर चीज के लिए। अगर पैसा नहीं है और आपका बीमार पिता है तो उसको आपको दवाई दिलानी है, तो पैसा नहीं तो कहां से दिलाओगे। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको पूरे प्रोसेस को हमने समझना चाहिए और समाज में प्रचारित करना चाहिए। मुझे खुशी है कि ये संविधान दिवस जो है इसको हम मूल निवासी अधिकार दिवस के नाम से मना रहे हैं। अब ये संविधान दिवस जो है इसकी खोज ऐसा नहीं है कि बामसेफ ने की है, लेकिन इसको जब बामसेफ ने क्रियान्वयन किया, इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट जारी किया, तो आज कोई ऐसी संस्था नहीं है जो संविधान दिवस के बारे में चर्चा नहीं कर। लेकिन ये 2-3 साल पहले जब ये डिसीजन हुआ, उससे पहले आप बताओ कि कोई संविधान दिवस को जानता था? कोई नहीं जानता था। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक फंक्शन होता है जिसको लॉ डे हम कहते थे। वो फंक्शन भी LM सिंह भी होता था। उसने ICPS एक इंस्टीट्यूशन बनाया, उसके बाद उस फंक्शन को वहाँ चीफ जस्टिस से मिलकर शुरुआत किया। लेकिन वो उस फंक्शन की जो गरिमा है वो भी थोड़ी नीचे गिरी। और ये बामसेफ का जो विचार है ये समाज में जाने से आज आम आदमी संविधान की चर्चा कर रहा है। संविधान की चर्चा करने से ही हमारे अधिकार मिल सकते हैं, क्योंकि जो अधिकार का जो सवाल है, अधिकार कोई किताब में सब कुछ लिखा है, किताब में लिखा होने से अधिकार नहीं मिल जाते। अभी इन्होंने 2019 में 25 लेबर कानून जो थे 1923 से अभी तक जितने लेबर के बारे में कानून थे 2008 तक जो कानून बने सबको रिपील कर दिया है। किसी को नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें जो रिपील उन्होंने किया है उसमें केवल लेबर के बारे में नहीं है,
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं वो भी सुन लो, उनका भी उसमें बहुत ज्यादा फायदा किया है। जो आपको ग्रेजुएटी मिलती थी 20 लाख रुपए, वो ग्रेजुएटी वाला कानून भी खत्म कर दिया गया है। जो आपको जीपीएफ मिलता था वो कानून भी खत्म कर दिया गया है। तो केवल वो नाम लेबर का है, लेकिन जो जनरल सर्विसेज के जो लोग हैं उनको भी जो फायदा मिलता है, जैसे रिटायर होता था आदमी तो 30-35 लाख रुपया उसको मिलता था इन दोनों अकाउंट में, तो ये सब बंद हो जाएगा। अभी कानूनी तौर पे तो बंद हो गया है, लेकिन प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ। जैसे हमारे अधिकार संविधान में तो दे दिए, लेकिन वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं, तो ये रिपील तो होगा लेकिन प्रभावी ढंग से रिपील नहीं हुआ। जिस दिन ये प्रभावी ढंग से रिपील हो जाएगा तो आगे रिटायर होने वालों को वो सब बेनिफिट बंद हो जाएगा। ये जो पूरी चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये हम अपने अधिकार के लिए चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो अधिकार हैं वो क्यों उनको छीन रहे हैं, ये ऐसी जो प्रॉब्लम है उनके लोगों को क्यों नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जो 70% जिनका रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने 10% और लेने के लिए नया फार्मूला चला के और इकोनॉमिक रिजर्वेशन जो है उसका प्रावधान कर दिया। ये जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन है इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? जो मंडल का जजमेंट है वो 9 जजों का जजमेंट है। मंडल का जजमेंट ऐसे तो 6 जजों का मेजोरिटी जजमेंट है, लेकिन इस इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके लिए सभी 9 जजों का ये व्यू था कि केवल इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, जो यहाँ डिप्राइवेशन है, वो इकोनॉमिक आधार पे नहीं है। ये एक अजीब देश है जिसमें जो राष्ट्रपति के साइन से पूरा देश चलता है, वो राष्ट्रपति एक मंदिर में जाता है और उसको मंदिर में नहीं घुसने देते। बाद में एक्सप्लेनेशन होती है कि मैडम के पैर में तकलीफ थी इसलिए उनको नहीं जाने दिया। तो अगर पैर में तकलीफ थी तो मैडम को राष्ट्रपति भवन में छोड़ जाते। अगर जाना था तो या राष्ट्रपति के लिए वो कोई जो भी क्रेन जो भी कुछ व्यवस्था करनी थी, कोई मुश्किल नहीं है। किसी को अगर पहाड़ पे चढ़ाया जा सकता है तो मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। ये राजस्थान में हुआ। अशोक मेघवाल नाम का मेडिकल डॉक्टर, उसका राष्ट्रपति से कुछ लेना देना नहीं। उसने 2 दिन बाद उस पुजारी को ग्रीवियस हर्ट किया, मतलब उसको इंजर किया कि भाई तू हमारे राष्ट्रपति को नहीं जाने दे रहा। अब ये जो समाज की भावना है वो इसलिए नहीं है कि वो राष्ट्रपति है, उसको बीजेपी ने बनाया, उसको कांग्रेस ने बनाया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो हमारे समाज का आदमी है, वो चाहे जिस भी फार्मूले वहां बना तो उसकी डिग्निटी रहनी चाहिए। अब उसके बाद दूसरा पहलू है, राष्ट्रपति जी जाते हैं उड़ीसा में एक मंदिर में, और मंदिर में उनकी वाइफ के साथ धक्का मुक्की होती है। उसकी FIR दर्ज है, केस चल रहा, क्रिमिनल केस। तो जिस देश के राष्ट्रपति के साथ जो हमारा आदमी है उसके साथ अगर ये हाल है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को बहुत बड़ी चीज मानते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री हो जाओगे तो तुम ये करोगे। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो एक मंदिर में गए और मंदिर से निकले तो क्या हुआ, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का थोड़ा दूध और गंगा जल और 4 मंत्र मार दिए, मंदिर पवित्र हो गया, आदमी के जाने से पवित्र हो गया। बाबू जगजीवन राम 1978 में संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। वो 1978 की पुरानी बात थी, लेकिन ये पिछले चुनाव की बात है, 2015 में जीतन राम मांझी के साथ हुआ। लेकिन ये इतने इंसिडेंट होते हैं, सब इंसिडेंट के बारे में कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है, और जब तक क्रॉस रेफरेंस नहीं होगा तब हम उनको साइट भी नहीं कर सकते। अगर मान लो राष्ट्रपति के केस में ये क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होता, हम उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस इसके ऊपर आधारित है कि उनकी जो भावना है हमारे बारे में, वो मूल निवासी अगर राष्ट्रपति भी बन जाए तो वो उसको, ये अफसर थे, उनको 2.25 साल के करीब कैबिनेट सेक्रेटरी रहना था।
और पौने 2 साल के पीरियड में 1 साल TSR सुब्रमण्यम को एक्सटेंशन दे दिया। 1 साल के बाद दोबारा दे दिया। जब दोबारा दिया तो कुछ IAS ऑफिसर ने मुझे कहा कि भाई आप इसमें पिटीशन डालो। तो मैंने पिटीशन डाल, पहले मैंने कहा भाई इनको दस्तखत करने चाहिए, ये तो हम पिटीशन डाल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये दस्तखत करेंगे तो ये नहीं बनेंगे, फिर इनको बनाएंगे नहीं हो। तो हमने अपने लेवल पे वो पिटीशन की। हमने कोर्ट से केस भी जीता, आज नहीं 1998 में, लेकिन उसके बावजूद उसको कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनाया। और जो जनरल डिस्कशन होती थी, एक चौहान होते थे इंफॉर्मेशन एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने बताया कि भाई वो कहते थे नहीं, ये शेड्यूल कास्ट है, पता नहीं किस चीज में पंगा कर देगा, इसलिए इसको नहीं बनाया जा सकता। तो उनकी जो भावना है, उनकी भावना केवल हमारे बारे में ये नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग समझते हैं OBC अलग है, शेड्यूल कास्ट अलग है, ऐसे भी हमारे लोगों में चर्चा चलती है। अगर आप मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, मध्य प्रदेश में जैसे शेड्यूल कास्ट को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं, शादी के दौरान बैकवर्ड क्लास के दूल्हे को भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं। बहुत सारे, अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में 5-6 बार मैंने अखबार में ऐसा देखा। जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़े लोग हैं, उनकी भूमिका अलग है, उनका पूरा प्रोसेस अलग है। और ये सामाजिक तौर पे पिछड़े जो लोग हैं, इनका जो सिस्टम है, उसमें जो सुधार करना है, वो सुधार तभी संभव है जब आप उसके बारे में कुछ चिंतन करेंगे। अगर सामाजिक तौर पे आप देखेंगे कि जो प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के तहत जो लोग काम करने वाले हैं, उनकी अलग भूमिका होती है। हम कोर्ट में देखते हैं, आज कोर्ट नीचे से ऊपर तक तकरीबन बंद है। और मैं वकील के नाते ये समझता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको प्रोटेक्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा। लेकिन आज हम ऐसा महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि जब कोर्ट काम ही नहीं कर रहा, अगर एक पुलिस वाला नौकरी कर सकता, मान लो कोरोना है तो पुलिस वाला नौकरी कर सकता, तो जज क्यों नहीं कर सकता, वकील क्यों नहीं कर सकता, एक डॉक्टर नौकरी कर सकता है तो वकील क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस इसके ऊपर आधारित है कि जो समाज की भावना है, समाज का जो विचार है, उसके बारे में वो क्या समझते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं जो ऐसा प्रोपोगेट करती है हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। वो पूरे टाइम किसी और नाम से काम करती हैं, जब चुनाव होता है तो वो और नाम पे काम करती है, वो दूसरी जगह पूरा वोट डाइवर्ट कर देती है। ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था को अगर हम सामाजिक चिंतन समाज में पैदा कर पाएंगे तो ही बदल सकते हैं। हम कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एस्पिरेशन वाले लोग नहीं हैं। हमारा ये नहीं कि हमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ बनना है, लेकिन एक सामाजिक बदलाव आना चाहिए। सामाजिक बदलाव तभी संभव है जब आप अपने विचार पे, अपने प्रिंसिपल पे खड़े रहेंगे, क्योंकि जो सामाजिक विचार है, सामाजिक विचार का जो पूरा सिस्टम है, उसके ऊपर ही ये सब चलेगा। जब आप देखेंगे समाज में जो कार्यकलाप होता है, समाज में जो चिंता होती है, वो सारी चिंता इसके ऊपर आधारित है कि आपको अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आप देखेंगे कोर्ट्स में जैसे हम करते हैं, हम लोग सब तरह के केस करते हैं, जो दूसरे केस हैं, दूसरे केसों में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे उसमें कोई कार्यकलाप नहीं होता। लेकिन जब हम अपने केसेस करते हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा कोर्ट का रुख फेवरेबल होगा तो उसमें 10 तरह की इंटरवेंशन आ जाएंगी, 10 तरह की और समस्याएं आ जाएंगी, तो वो उसका एडजुडिकेशन नहीं हो सकेगा। जो ये कैचअप और रीगेन जो एम्प्लॉइज का जो इशू है, इसमें अगर आप देखेंगे ये जो पूरा सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है,
इसमें बराबरी का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। मैं ऐसा चाहता हूं, अगर मुसलमान 17-18% पॉपुलेशन है तो 17-18% पॉपुलेशन हर लेवल पे होनी चाहिए, चाहे ग्रुप डी है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप ए है, और ग्रुप ए के भी हर लेवल पे होने चाहिए। केवल शेड्यूल कास्ट के लिए हम बात नहीं करते, केवल शेड्यूल ट्राइब की हम बात नहीं करते, केवल बैकवर्ड क्लास की नहीं करते। जो भी चाहे धार्मिक तौर पे वीक है, चाहे सामाजिक तौर पे वीक है, उसका जो एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसी संविधान की मंशा है। संविधान ने आर्टिकल 16(4) में 16(4)A में स्पेसिफिक एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज किया। अगर एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज किया और ऐसे एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए संविधान की कमिटमेंट है, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं एक्टिविटी करता हूं तो वो मुझे खरीद लेते हैं, आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको खरीद लेते हैं, और हमारे लोग बहुत सस्ते में बिकने को तैयार। कई बार तो वो संभावना में ही बिक जाते हैं, उनको कुछ देना नहीं पड़ता, संभावना होती है ये कुछ मिलेगा, उस संभावना में वो बिक जाते हैं। जो सामाजिक चिंता का जो सब्जेक्ट है, सामाजिक सोच का जो सब्जेक्ट है, वो इसके ऊपर आधारित है कि हम समाज में क्या विचार डालना चाहते हैं। वो जो विचार है वो कहाँ जा रहा है। आज बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं है। जब 1995 में रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए अमेंडमेंट हो रहा था तो हम सीताराम केसरी जी के पास जाते थे, वो वेलफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने ही अमेंडमेंट को प्रपोज किया था। तो हमने उस समय भी कहा था कि सर इसमें ओबीसी का भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई हमारी पार्टी एक मत नहीं है, अभी उसमें समझौता नहीं हुआ हमारा, इसलिए हम इसको नहीं कर पा रहे। उसको जब हम दूसरे परिदृश्य में देखते हैं, दूसरे सिस्टम में देखते हैं, कांग्रेस ने 1995 में अमेंडमेंट किया, लेकिन 96 तक राज किया, उसने उसका ऑफिस मेमोरेंडम नहीं निकाला, और ऑफिस मेमोरेंडम 97 अगस्त में निकला। 2 साल 3 महीने बाद उसका ऑफिस मेमोरेंडम निकला, और इसका प्रभाव ये हुआ कि वो अमेंडमेंट आज भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ, क्योंकि जो वहां ब्राह्मणवादी जो लोग बैठे हैं वो उसको प्रभावी ढंग से लागू नहीं होने दे रहे। और इसलिए जब वो एक जगह से कहीं सुधरता है तो दूसरी जगह से कुछ उल्टा करवा देते हैं, दूसरी जगह से सुधरेगा तो तीसरी जगह से करवा देंगे। अल्टीमेटली सिस्टम में सब उन्हीं के लोग हैं। जब तक वो सिस्टम काम करेगा, जब तक उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस नहीं होंगे। चेक एंड बैलेंसेस तब हो सकते थे जब संविधान की मर्जी के तहत अपॉइंटमेंट होते। संविधान में प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट का अधिकार था, और प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट का अधिकार मतलब कैबिनेट को अधिकार था। आज बीजेपी की सरकार है, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप कोई पर्टिकुलर आदमी करे, कैबिनेट को वो अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, ना कि कोर्ट के जजेज को वो अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, और ये संविधान में लिखा है। लेकिन उन्होंने इंटरप्रिटेशन के नाम पे जो इंटरप्रिटेशन कर दी, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को प्राइमेसी रहेगी। जब उसकी डिस्कशन आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की देखते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं चीफ जस्टिस भी एक आदमी है, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कास्ट प्रेजुडिस हो सकता है, कुछ और हो सकता है, इसलिए एक आदमी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, उससे कंसल्टेशन किया जाएगा। इसलिए कैबिनेट को वो पावर दी, मतलब राष्ट्रपति का मतलब कैबिनेट को वो पावर। लेकिन फिर भी आज वो नहीं हो रहा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो जजेज अपॉइंटमेंट कर रहे थे, एक्चुअल जज जो लग रहे हैं वो न्यूट्रल आदमी लग रहे हैं। पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस बैकग्राउंड के लग रहे थे, अब बीजेपी है तो बीजेपी बैकग्राउंड के लग रहे हैं। तो फिर ये कॉलेजियम सिस्टम का मतलब क्या है? अगर आप न्यूट्रल आदमी, कोई आदमी बिल्कुल अननोन आदमी जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको अपॉइंट कर रहे हो तो समझ में आता है भाई जज जो है बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम कर रहे हैं। जब पहले कांग्रेस रूल कर रही थी तो जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए वकील थे या जुड़े हुए जज थे वो सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बन जाते थे।
आज बीजेपी रूल कर रही है तो जो बीजेपी के साथ जुड़े वो बन रहे हैं। तो ये केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के आदमी जो है उनका रिप्रेजेंटेशन ना बढ़ जाए, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था जो उस समय जिन लोगों ने ये केस आर्ग्यू किया उन्होंने ये प्रभावी ढंग से इंश्योर किया कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद जस्टिस चौहान की एक बेंच ने इसको लार्जर बेंच के लिए रेफर किया, लेकिन बाद में दो जजों ने वो रेफर किया था, 3 जजों ने उसके ऊपर कोई खास डिस्कशन किए बगैर 1.5 पेज, 2 पेज के ऑर्डर से उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे अधिकार के साथ जुड़ा हुआ प्रोसेस है। अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें अवेकन होना पड़ेगा और हमें जाति उपजाति को खत्म करना पड़ेगा। जब तक हम जाति को खत्म नहीं करेंगे तो हम केवल एक पर्टिकुलर जाति के लोग रहेंगे और उसमें बदलाव नहीं हो सकता। और जब भी कुछ होगा तो वो सब कास्ट के हिसाब से 2 सब कास्ट को लड़ाएंगे और हम जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे वापस। इसलिए जो संविधान की मूल भावना थी, वो संविधान हमारा जो समाज है उसको एक ऐसा समाज बनाना चाहता था जो जाति विहीन समाज होता, एक आदर्श समाज होता। लेकिन आज समाज क्या बन गया? तो उस समाज में जाति का बहुत बड़ा प्रभाव, उपजाति का बहुत बड़ा प्रभाव। एक पॉलिटिकल पार्टी डेवलप होती है, थोड़े दिन में पता लगता है कि वो एक उपजाति की पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है। उसको बहुजन के नाम से बनाते हैं, थोड़े दिन में पता लगता है वो एक उपजाति को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो जिन लोगों ने बनाई थी, जिन्होंने ये विचार रखा था, उनका ये विचार तो नहीं था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें फिर हमारे जो लोग हैं समाज में, उनका कोई विचार नहीं है, उनको कोई सूझता नहीं है। वो ये समझते हैं भाई जो जिसका नाम एक बार चल गया वही बेस्ट है, उसके बाद उसमें नुक्ताचीनी संभव नहीं है। कोई भी अगर चल गया तो हाँ वो बेस्ट है। जबकि मैं ऐसा मानता हूं, चाहे मैं खुद भी हूं, जब तक आप क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। कोई भी सामाजिक प्रक्रिया तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आप उसको क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्योंकि आदमी को जब पावर मिलती है, ये केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं, जो अमेरिका का संविधान जिन लोगों ने बनाया उन लोगों ने भी ये विचार दिया कि भाई ये आदमी के ऊपर फेथ नहीं किया जा सकता। जब पावर मिलेगी, अगर मुझे पावर मिलेगी तो मैं अपने बच्चों को बांटूंगा, अपने परिवार को बांटूंगा। ये जो आम चीजें हैं, आज हम देख रहे थे जिन लोगों ने पार्टियां स्टेब्लिश की, चाहे आप अकाली दल को ले लीजिए, चाहे आप लोक दल को ले लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु डीएमके एडीएमके को ले लीजिए, आज वो एक परिवार की पार्टियां बन गई। वो कोई परिवार के विचार के तहत पार्टी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। वो जिस विचार के तहत पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी वो एक सामाजिक विचार था, लेकिन आज वो एक परिवार की पार्टी हो गई है। इसलिए कोई भी अगर फैसला होता है किसी भी चीज का तो वो ग्रुप का फैसला होना चाहिए, एक आदमी का नहीं होना चाहिए। और ये बाप से अपने बहुत अच्छे तरह से इसको डेवलप किया कि इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज किया। जब तक हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे चीजों को, और एक आदमी के हाथ में होगा, चाहे मेरे अपने भी हाथ में हो, तो मैं भी कल को रास्ता भटक सकता हूँ, मेरे को मारा भी जा सकता है, मेरे को केस में भी फंसाया जा सकता है, कुछ और भी किया जा सकता है। तो किसी चीज में मैं समझौता कर सकता हूँ। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था जो होगी, उस पूरी संस्था को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो सामाजिक सिस्टम है उसके ऊपर हमें चेक एंड बैलेंसेज का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और इसमें कोई हमें आपसी शर्म भी नहीं रखनी है कि नहीं ये चौहान ने बोला तो यार इसको क्या अपोज करना, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। ये जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से हटके कोई भी बोलता है या उसके बोलने का असर ये होता है कि आप प्रिंसिपल से हट सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे ऐसे किसी भी प्रपोजल को अपोज करना चाहिए। क्योंकि जो व्यवस्था है, व्यवस्था बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बिगाड़ने के लिए थोड़े दिन में खत्म हो जाती है। जिन लोगों ने उस पार्टी में बेचारों ने अपना घर बेच दिया, जिनके बच्चे अनपढ़ रह गए, आज वो उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते।
क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि वो ऐसा महसूस करते हैं कि जिस पर्पज के लिए हमने वो एस्टेब्लिश की, आज वो पर्पज हमारा डिफीट हो गया और बाद में उसका पूरा ब्राह्मणीकरण कर दिया। उसने बहुजन के बजाय सर्वजन का सिस्टम डेवलप कर दिया। सर्वजन क्या होता है? बहुजन में ही सबको बेनिफिट मिलेगा ऐसा संभव नहीं है, तो सर्वजन में तो इनको बेनिफिट मिलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो भी पब्लिक सर्विसेज है वो तो 1-1.5% लोग ही पूरी पब्लिक सर्विस पे कब्जा कर सकते हैं, और वो तो खुद ही 10% लोग, तो हम मान ही रहे 10% है वो। तो अगर वो पूरे रिसोर्सेज पे वो कब्जा करेंगे तो हमारे लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बदलने के लिए हमें मूल निवासी विचार के तहत इकट्ठा होना पड़ेगा। मूल निवासी विचार किसी जाति का विचार नहीं होगा, किसी उपजाति का विचार नहीं होगा। जब तक हम जाति विहीन समाज की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हमें बहुत बड़े पैमाने पे अधिकार नहीं मिल सकते। आज हम चर्चा कर रहे हैं, अभी इस चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो एक मनुवादी पार्टी चुनाव लड़ी। आपको पता है मनुवादी पार्टी की कोई रजिस्टर्ड पार्टी है? मनुवादी पार्टी चुनाव लड़ी। उसने अपना स्लोगन क्या दिया कि जाति आधारित जो रिजर्वेशन है और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, उससे विमुक्त समाज चाहिए। मतलब उनके ऊपर कोई चेक नहीं लगा सकते। और वो पूरा लड़े। उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? भाई आफ्टर ऑल मनुवादी अगर पार्टी है तो उसकी पॉलिसी में लिखा होगा कुछ उसके बारे में, तो रजिस्ट्रेशन कैसा हुआ? लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको अगर हम देखें नजदीक से, तो सामाजिक चिंता करने के लिए हमारे लोगों को निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं चुनाव में बहुत सारे बड़े पैमाने पे वोट बिकता है, लेकिन आम आदमी वोट नहीं बेच रहा है। हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि आम आदमी वोट नहीं बेच रहा है। वोट जो उनमें ग्रुप लीडर हो जाता है, वो आदमी पैसा ले लेते हैं और उससे वोट बिक रहा है। वो जो जरूरी नहीं है कि उस आदमी जिसने मान लो मैंने उसके कहने से वोट दिया तो जरूरी नहीं मुझे पैसा मिला है। तो ये जो